एमबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने पर्सनल प्रोनाउन को कई एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में हमने समझा था कि पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा केस कब प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी अपने पिछले पार्ट में। आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं कि हम अपनी कन्फ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं कि किस जगह के नाउन को रिप्लेस करते हैं, तो किस केस के प्रोनाउन को हम प्रयोग करते हैं। आज हम देखेंगे पोजेसिव प्रोनाउन। हमने एक चार्ट देखा था जिसमें हमें जो पर्सनल प्रोनाउन था वो उसके कई केस देखे थे हमने। उसी के साथ में हमने उसी पर्सनल प्रोनाउन का एक केस ही है पोजेसिव प्रोनाउन। तो हम आज पोजेसिव प्रोनाउन देखेंगे, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। उसी का एक केस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, वो भी हम देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं, हमने एक बात की थी पोजेसिव एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका नाउन फॉर्म है पोजेशन मतलब हो गया अधिकार। इसका मतलब ये एक ऐसा नाउन है, प्रोनाउन की हम बात करें यहाँ, यानी ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी पर अधिकार जताएगा। इसके नाम से यही पता चल रहा है हमें। तो हम देखते हैं, हमने बात की थी कि पोजीशन को दर्शाने के लिए हमने कुछ स्ट्रक्चर देखे थे जहाँ पे हमने कहा था अगर कोई लिविंग पर्सन है उसका पोजीशन आप किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर दर्शा रहे हैं तो कैसे दर्शाएंगे। जैसे हम कह लें ये राम और एक और नाउन ले आए हम बुक, तो हम ये देखिए ये लिविंग पर्सन है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो हम इस पे अधिकार जताने के लिए देखिए क्या अपॉस्ट्रॉफी लगा करके ये व्यवस्था प्रयोग करते हैं। जब सिंगुलर होता है तो अपॉस्ट्रॉफी लगा करके यस लगाते हैं। अब इस पर पोजीशन दर्शाया जा रहा है, राम की किताब हम कहेंगे। इसी तरीके से ये तो हो गया क्या, ये हमने पोजीशन दर्शाया किसी लिविंग पर्सन का नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे। हम अगर यहाँ पे इस जगह पे हम जहाँ पे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अगर हम लिविंग पर्सन रख लेते तो क्या होता है यहाँ पे, तब क्या कहते, तब हम यही व्यवस्था को कहते हैं कि इसका रिलेशन दर्शाया जा रहा है। जैसे राम से फादर हो गया, राम के पिताजी। अब ये हम पोजीशन दर्शा के ना क्या कहेंगे, दूसरे शब्दों में यही बात कर रहे हैं कि इस लिविंग पर्सन किसी दूसरे लिविंग पर्सन के साथ में संबंध दर्शाया जा रहा है, रिलेशन दर्शाया जा रहा है। ये तो सजीव के लिए किसी लिविंग पर्सन का किसी पर अधिकार या किसी के साथ संबंध इस तरीके से जताया जा सकता है। लेकिन अगर यही यानी पोजीशन दर्शाने का कार्य, हम कहें रिलेशन दर्शाने का कार्य, यदि किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का किसी लिविंग पर्सन से या किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से संबंध दर्शाने के लिए हमने क्या बात की थी कि दूसरी व्यवस्था हम प्रयोग करते हैं। वहाँ पे हम एक को ऑफ से दोनों को अलग कर लेते हैं, एक को पहले रखते हैं एक नाउन को, एक दूसरे नाउन को बाद में रखते हैं। जैसे हमने बात किया था कि टेबल और लेग की, ये टेबल से हम रिलेशन जोड़ना चाहते थे, किसका, लेग का। तो हमने कहा था जिसका रिलेशन आपको जोड़ना है, जिसका रिलेशन जिस चीज़ से जोड़ना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लेग का रिलेशन हमें किससे दिखाना है, लेग को रिलेट करना है टेबल से। तो जिसका रिलेशन दिखाना है और जिससे दिखाना है वो बाद में रहता है ऑफ के, और जिसका दिखाना है रिलेशन वो पहले रहता है ऑफ के। इस बात को यहाँ ध्यान देना होगा। अच्छा यहाँ पे हम देखें तो ये व्यवस्था बिल्कुल उल्टी है। राम का पोजीशन हम कह लें या रिलेशन कह लें, इससे दर्शा रहे हैं। जिस चीज़ के ऊपर पोजीशन दर्शाया जा रहा है या हम कह लें जिस चीज़ से रिलेशन दर्शाया जा रहा है वो क्या है, वो बाद में आ रही है, और जिसका दर्शाया जा रहा है वो पहले आ रही है। यहाँ पे हम बात करें, यहाँ ये व्यवस्था उल्टी है। जिसका पोजीशन दर्शाया जा रहा है, हम कह लें जिसका रिलेशन दर्शाया जा रहा है वो क्या है, वो बाद में आ रही है, और जिससे दर्शाया जा रहा है वो बाद में आ रही है, और जिसका दर्शाया जा रहा है वो क्या आ रही है, वो पहले आ रही है। तो इस तरीके पे आप यहाँ देख सकते हैं कि मतलब ये हो गया हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का रिलेशन कैसे हम दर्शा सकते हैं।
और वहाँ पे हम लिविंग ऑब्जेक्ट का किस तरीके से दर्शा सकते हैं ये हमने देखा था। अब ये हुई, आप इसी को रिलेशन या पोजीशन कह सकते हैं, किसी का किसी चीज़ पे पोजीशन कैसे दर्शाया जाता है। ये व्यवस्थाएं हमारे लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग पर्सन के लिए और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए। अब हम यही बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की। पोजेसिव प्रोनाउन की हम बात करेंगे तो पोजेसिव एडजेक्टिव साथ में बात होगा। हमने पिछले पार्ट में वहाँ पे डिटेल में देखा था पोजेसिव एडजेक्टिव भी, क्योंकि हमारा जो पोजेसिव केस का जो नाउन होता है उसको रिप्लेस करता है पोजेसिव एडजेक्टिव, ना कि पोजेसिव प्रोनाउन। जबकि हम बात कर रहे थे हमारा जो नाउन होता है, किसी भी केस का नाउन अगर सब्जेक्टिव केस का नाउन है तो उसको सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन उसे क्या कहता है, रिप्लेस करता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई हमारा पोजेसिव केस का नाउन है लेकिन रिप्लेस उसे पोजेसिव एडजेक्टिव कह रहा है। ऐसे पोजेसिव एडजेक्टिव को हम प्रोनोमियल एडजेक्टिव भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उस एडजेक्टिव का निर्माण किससे हो रहा है, प्रोनाउन से ही हो रहा है, इसलिए उसे प्रोनोमियल एडजेक्टिव कहते हैं हम। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों में हम अंतर कैसे कर पाएंगे। इन दोनों के अंतर आपको जानने बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर कभी भी पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे हमने फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन पढ़ा है जिसका सब्जेक्टिव केस आई है, इसके लिए पोजेसिव एडजेक्टिव है माई, जबकि इसका जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो है माइन। ऐसे हम देखेंगे वी के लिए जो लगेगा हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव जो लगेगा वो लगेगा आवर, जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव ये प्रोनाउन जो होगा वो आवर्स होगा। तो इस तरीके से देखेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव रूप हमें पहले पता होने चाहिए। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे ये देखिए ये किसका है, ये यू का है, यू का पोजेसिव एडजेक्टिव है। अगर पोजेसिव प्रोनाउन की बात करूँ मैं तो योर्स होगा। ऐसे हिज है, देखिए यहाँ पे हिज जो है, हिज के साथ बहुत सावधानी बरतनी, क्योंकि हिज जो है पोजेसिव प्रोनाउन भी है और पोजेसिव एडजेक्टिव भी इसका यही रूप है। हर का तो पोजेसिव प्रोनाउन ये है हर्ष, लेकिन इसका एडजेक्टिव है हर। ऐसे देयर का देयर्स हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। इट का ध्यान देंगे, इट का पोजेसिव प्रोनाउन केस नहीं होता है, सिर्फ इसका पोजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो रूप होता है हमारे पास, और इसका पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसका प्रयोग कैसे करेंगे। यहाँ बात हो रहा है, देखिए अगर पोजेसिव आप एडजेक्टिव प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बाद एक नाउन अवश्य आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि क्या है, एडजेक्टिव कह रहे हैं, एडजेक्टिव किसी नाउन के बारे में बताने के लिए आता है, और पोजेसिव एडजेक्टिव जो होगा इसके बाद कोई नाउन अवश्य होगा। आप ये इसका उल्टा भी समझ सकते हैं। यदि आपको कहीं भी पोजेसिव वाले ये केस दिख रहे हैं तो आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं वो पोजेसिव एडजेक्टिव है या पोजेसिव प्रोनाउन है। कैसे? आप देखिए उसके बाद क्या एक नाउन प्रयोग हुआ है। यदि एक नाउन प्रयोग हुआ है तो पोजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग होना चाहिए, उसके पहले पोजेसिव एडजेक्टिव वाला रूप प्रयोग होना चाहिए, ना कि उसके पहले पोजेसिव प्रोनाउन वाला रूप। जैसे देखिए यहाँ पेन लगा हुआ है, पेन के पहले देखिए सारे हमने पोजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग किए हैं। देयर लगा हुआ, अगर ये प्रोनाउन होता तो देयर्स होता, हर का हर्ष होता पोजेसिव प्रोनाउन, हिज का तो हिज ही रहता, योर का योर्स होता, आवर का आवर्स होता, माई का माइन होता। ऐसे दूसरे सेंटेंस में आप देखिए यहाँ ब्रदर है तो ब्रदर्स है तो ये नाउन है, नाउन के पहले पोजेसिव एडजेक्टिव लगेगा, ना कि पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये चीज़ हमने देख ली। और ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ, देखो आवर्स लगा हुआ है, आवर्स के साथ में। और हम ये बात आगे सीखेंगे जा करके, और अभी से हम थोड़ा इसको बार बार जानते रहेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक नाउन होता है। कभी भी हमारा एडजेक्टिव जो है वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, यानी एडजेक्टिव अकेले ही सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। हम देखेंगे कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके, भाई जब एडजेक्टिव हमारा नाउन के जैसा कार्य करने लगे, यानी वो नाउन के जैसा कार्य करने लगे, तब वो क्या हो जाएगा, तब वो सब्जेक्ट बन सकता है। लेकिन हमारा सब्जेक्ट का हमने सब सिंपल, इस सेंटेंस को हमने दो भागों में बांटा था। एक को बोला था हमने सब्जेक्ट, दूसरे को बोला था भाग को प्रेडिकेट। हमने सब्जेक्ट वाले भाग में बात की थी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक नाउन।
उसमें एक नाउन होना ही चाहिए, यानी होना अति आवश्यक उसमें, मतलब अगर एक नाउन नहीं है वहाँ पे तो नाउन का कार्य करने वाला एक प्रोनाउन हो सकता है। अगर ये दोनों नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं बन सकता है, तो वो सेंटेंस नहीं बन सकता है जब तक वहाँ पे क्या है, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का कार्य न कर रहे हो। तो अब यहाँ पे आप देखिए, और हमारा जो प्रेडिकेट भाग है वो कहाँ से, वर्ब से स्टार्ट हो जाता है, तो ये प्रेडिकेट वाला भाग है। तो आप देखिए, अगर आप यहाँ पे आवर लगा दिए, केवल आवर लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो है आपको क्या रखना पड़ेगा, एक नाउन रखना अति आवश्यक है। तो हम एक नाउन रखेंगे कंट्री। देखिए हमें क्या रखना चाहिए, कंट्री, यानी हम कह रहे हैं हमारा देश है, क्या है, एक पॉपुलस कंट्री है। यानी हम कह ले पॉपुलस मतलब बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाला, हम कह ले घनी आबादी वाला क्या है, क्या है, कंट्री है। यानी आबादीपूर्ण कह लें, जहाँ घनी आबादी को कहेंगे, यानी पॉपुलस कंट्री है। यानी हम कहना चाहते हैं हमारा देश एक पॉपुलस देश है, यानी कि घनी आबादी वाला देश है, ये हम कहना चाहते हैं। तो देखिए, लेकिन इस क्रम में हुआ क्या, अगर हम आवर लगाते तो आवर को अकेले सब्जेक्ट बना नहीं सकते थे यहाँ पे, तो उसके बाद अगर हम लगाते तो हमें लगाना पड़ता आवर कंट्री। आवर कंट्री लिखते तो ठीक है, आवर कंट्री तो एक ही, देखिए एक ही कंट्री की बात हो रही है, तो सिंगुलर हो गया, वर्ब लग जाएगी इज। आवर कंट्री इज अ पॉपुलस कंट्री। तो देखिए, लेकिन इस सेंटेंस में, इसी सेंटेंस में एक ही नाउन दो बार रिपीट हो जा रहा है। देखिए एक ही सेंटेंस में अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इसकी जगह पे ये रख लूँ, क्या, आवर कंट्री, तब भी सही है, सेंटेंस सही हो सकता है। लेकिन हमने बात की थी कि प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है। प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए किया जाता है, इसीलिए प्रोनाउन का आविष्कार इसीलिए किया गया है, प्रोनाउन को खोजा इसीलिए गया है, ठीक है। इसीलिए इसका प्रयोग हो रहा है कि भाई एक नाउन का प्रयोग एक से अधिक बार ना हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं, अगर हमने यहाँ आवर्स की जगह आवर कंट्री लिखता तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता। कैसे गलत हो जाता, क्योंकि इसी सेंटेंस में कंट्री दो दो बार आ जाता, जो कि एक नाउन है। तो नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए क्या किया गया, इन दोनों वर्ड को हटा दिया गया। यानी हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव और हमारा ये नाउन जो एक सेंटेंस में दोबारा रिपीट होने वाला है, इसे हटा देते हैं हम और उसकी जगह क्या लगा देते हैं, आवर्स, यानी कि हम पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं। और हम जानते हैं हमारा नाउन या प्रोनाउन ये क्या बन सकता है, ये सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत थी यहाँ पे, सब्जेक्ट हमारी क्या हो गई, दोनों को हटा करके। यही बातें हमने कल संक्षेप में बहुत बात की थी कि भाई हम प्रयोग तब करते हैं, देखिए एडजेक्टिव का, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग ना करके हम पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग तब करते हैं जब हम, देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव और साथ में उसके साथ में आने वाला नाउन, इन दोनों को रिप्लेस करता है, इन दोनों को हटाता है। कौन, हमारा, हटा करके उसके स्थान पे पॉजेसिव प्रोनाउन उसके स्थान पे आ जाता है। और ऐसा क्यों भाई, हम तो बात कर रहे हैं कि भाई अब यहाँ पे हमने बात किया पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन, उन दोनों को हटाएंगे तब हम लाएंगे उसकी जगह एक वर्ड जिसे हम कहेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। लेकिन हमारी तो बात हुई थी कि भाई किसी नाउन को हटा करके एक वर्ड आता है जो कि प्रोनाउन बनता है। लेकिन यहाँ पे तो हम नाउन के साथ में एडजेक्टिव को भी हटा रहे हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव को भी। तो यहाँ पे हमें ये बात का ध्यान रखना होगा, ये स्ट्रक्चर ये क्यों बन रहा है, ऐसा ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखो इसमें कहीं ना कहीं नाउन तो हट ही रहा है, नाउन की जगह पे ही प्रयोग हो रहा है, लेकिन साथ में क्या, ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं प्रयोग हो सकता और ये नाउन भी हट रहा है। इसलिए आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं, नाउन को रिप्लेस कर रहा है एक प्रकार से यहाँ पे, और इस नाउन का रिपीटिशन हो जाता। अगर इस नाउन को हम नहीं रिप्लेस करते और पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते तो इसका रिपीटिशन हो जाता, जो भी सेंटेंस को गलत बनाता। अच्छा, ये बात आप देखेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर हमने जो यहाँ प्रयोग किया वो प्रयोग किया है सब्जेक्ट वाले पार्ट में। ज़रूरी नहीं है ये स्ट्रक्चर हमारा नहीं है, पॉजेसिव जो हमारा प्रोनाउन है ये हमारा हमेशा कहाँ रहेगा, सब्जेक्ट वाले स्ट्रक्चर में ही हमेशा रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। हम देखेंगे सिचुएशन के अनुसार हम इसे, क्या है, ये प्रेडिकेट वाले पार्ट में भी आ सकता है और सब्जेक्ट वाले पार्ट में भी। यानी सेंटेंस के जो दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट का एक प्रेडिकेट का, तो ये दोनों तरफ आ सकता है कहीं पे भी। यहाँ पे हमने देखा इसका कैसा प्रयोग, यहाँ पे हमने देखा इसका सब्जेक्टिव प्रयोग, ये सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है।
हम अभी ऑब्जेक्टिव केस भी देख लेते हैं, इसका जो प्रेडिकेट में आएगा प्रेडिकेटिव यूज देख लेते हैं इसका। चलिए अगला हम देखते हैं। अब हमने बात की थी यहाँ पे एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव हमने बात की, यानी हमारा निष्कर्ष ये निकला कि भाई हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव का, जब उसके बाद एक नाउन रहेगा। और अगर उसके बाद नाउन ना आकर के सीधे देखिए अगर वो सब्जेक्ट बन रहा है सीधे वर्ब आ जाएगी, तब हमें क्या प्रयोग करना है, पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट वो बन सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसका दो तरीके से प्रयोग होता है। देखिए एक क्या है, एक हम यहाँ पे प्रयोग देखने वाले हैं इसका प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव यूज हम देखेंगे। प्रेडिकेटिव यानी ये प्रेडिकेट के वाले हिस्से में प्रयोग होगा। ये देखिए यानी प्रेडिकेट वाले हिस्से में प्रयोग होगा, इसका मतलब क्या है कि ये वर्ब के बाद प्रयोग होगा, जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है उसके बाद प्रयोग होगा। एक तो ये है, दूसरा हम इसका सब्जेक्टिव यूज देख लेंगे, यानी सब्जेक्ट वाले हिस्से में आएगा। अभी जैसे पिछला एग्जांपल हमने देखा वो कहाँ था, वो सब्जेक्ट वाले हिस्से में पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ था। पॉजेसिव प्रोनाउन का आप इसके जो रूप हैं यानी फॉर्म है वो याद रखने, आई के लिए माइन है, वी के लिए आवर्स है, यू के लिए योर्स है, और ही के लिए हिज ही है इसका प्रोनाउन भी और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी। सी के लिए हर्स है देखिए, और इट्स क्या है, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन क्या है ये प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन इट का प्रोनाउन रूप नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ये नहीं हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे दे का जो है वो देयर्स है, देयर्स पॉजेसिव प्रोनाउन रूप है। तो हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, हम दो तरीके से देख लेंगे कि हम सेंटेंस को दो भागों में तोड़ते हैं, एक भाग होता है सब्जेक्ट, एक भाग होता है प्रेडिकेट। अब हम देखने वाले हैं देखिए कि अगर हमारा ये पॉजेसिव प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट वाले भाग में आता है तब हम इसे कहेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव यूज, और अगर ये प्रेडिकेट वाले हिस्से में आता है यानी वर्ब के बाद आता है तब हम इसे कहेंगे प्रेडिकेटिव यूज। यानी अगर ये फाइनाइट वर्ब, चूंकि प्रेडिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब के बाद अगर इसका प्रयोग होता है तो इसे हम कहेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रेडिकेटिव यूज। तो हम प्रेडिकेटिव यूज पहले देख लेते हैं, यानी फाइनाइट वर्ब के बाद रहेगी। तो फाइनाइट वर्ब यहाँ आप ध्यान से समझिए, देखिए हम कह रहे हैं दिस पेन इज योर्स, योर्स क्यों प्रयोग किया, हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते थे। देखिए हमने कहा ना कि ये दो चीज़ों को रिप्लेस करता है, एक तो इसने योर पॉजेसिव एडजेक्टिव और साथ में क्या पेन, इसने इसको रिप्लेस किया, यानी ये सेंटेंस क्या होता, दिस पेन इज योर पेन, यानी यह पेन तुम्हारी पेन है, हम ये कहना चाहते हैं। लेकिन अगर ये योर्स ना रख करके हम इसकी जगह ये रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमने ये रखा देखिए पेन पहले भी आ चुका है, पेन बाद में भी आ गया, तो पेन क्या हुआ, एक नाउन है जिसका रिपीटिशन हो गया। तो भाई रिपीटिशन ना होने पाए इसी के लिए हम क्या लगाते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए तो हम ला रहे हैं। तो योर्स का मतलब है योर पेन, याद देंगे आप, ये क्या है योर पेन। इसका मतलब हमें ये मिला कि भाई अगर उस नाउन को, अगर इसका मतलब कब हम इसका प्रयोग करेंगे, यदि यदि नाउन का पहले ही प्रयोग किया जा चुका है, यानी यदि नाउन का पहले ही प्रयोग किया जा चुका है और उस नाउन को दोबारा ना रिपीट हो, इसके लिए क्या है वहाँ पे हम लगाएंगे पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप जिस पे पोजीशन दर्शा रहे हैं, देखिए पोजीशन इस पे दर्शाना है पेन पे, अगर ये पोजीशन जो है जिस वस्तु पे दर्शाना है वो वस्तु पहले ही आ जाए, यानी हम प्रयोग करने वाले हैं क्या, या तो एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर वो पहले जिस पे अधिकार जताना चाहते हैं हम वो वस्तु पहले ही आ जाए, उसके बाद हम प्रयोग करने वाले हैं किसका, हमने बात की या पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो हम देखेंगे अगर वो नाउन पहले ही आ गया है तो उसके बाद क्या प्रयोग होगा, उसके बाद प्रयोग होगा पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि हम जानते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव जिस नाउन के ऊपर पोजीशन दर्शाता है उस नाउन के ठीक पहले आता है, तो ठीक पहले तो आया नहीं है तो हम बाद में प्रयोग करने वाले हैं, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं इस तरीके से भी। और मेन कारण क्या है कि नाउन का रिपीटिशन ना हो इसलिए प्रयोग हो रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब करें हम दीज बुक्स, यानी ये किताबें जो हैं आर माइन, ये मेरी हैं, तो अगर माइन की जगह माई बुक्स कर सकते थे, लेकिन देखिए बुक्स का रिपीटिशन हो जाता जो कि हमें यहाँ रोकना है। तो हम यहाँ देखिए यहाँ पे दूसरे तरीके से आप देखना चाहते हैं जिस पर अधिकार जताना चाहते थे वो पहले आ गया, अगर इसके पहले प्रयोग करना होता तो माई प्रयोग करते, लेकिन हम क्या है उसके बाद रखना चाहते हैं, जिस चीज़ से अधिकार जताना चाहते हैं जिस वर्ड से वो बाद में रखना चाहते हैं, हम पॉजेसिव प्रोनाउन रखेंगे।
ऐसे ही है दिस कॉपी इज आवर्स। देखिए तो यहाँ क्या, अगर हम यहाँ प्रयोग करेंगे तो इसने किसको रिप्लेस किया, आवर कॉपी, आवर कॉपी को इसने रिप्लेस किया है। देखेंगे तो इसने इसको रिप्लेस किया है, तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा क्या, ये प्रेडिकेटिव यूज देखा, यानी जब फाइनाइट वर्ब के बाद प्रयोग हो रहा है, यानी प्रेडिकेट वाले हिस्से में आ रहा है हमारा ये पोजेसिव प्रोनाउन, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन का हम क्या कह सकते हैं, इसे प्रेडिकेटिव यूज। अब हम देख लेते हैं इसका सब्जेक्टिव यूज, यानी ये अब ये वर्ब से पहले रहेगा। चलिए हम देखते हैं, प्रेडिकेट वाला हिस्सा हटा, ये प्रेडिकेट वाला हिस्सा हटा दिया हमने, ये प्रेडिकेट वाला हिस्सा, देखिए जहाँ से वर्ब स्टार्ट होती है वहाँ से प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट वाला हिस्सा, ये प्रेडिकेट वाला हिस्सा पूरा। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्टिव, अपने सब्जेक्टिव पार्ट में, यानी सब्जेक्ट वाले पार्ट में। सब्जेक्ट वाले पार्ट में जब देखेंगे, जैसे ही आप देखिए ये क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा है, इसके बाद एक क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन चाहिए होता है, नाउन है योर ब्रदर एंड माइन क्यों हमने प्रयोग किया, यहाँ हम करते क्या, माई ब्रदर। मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारा भाई और मेरा भाई बहुत इंटेलिजेंट है, यानी तुम्हारा भाई और मेरा भाई बहुत इंटेलिजेंट है, हम ये कहना चाहते हैं। लेकिन अगर मैंने जैसे ही कहा योर ब्रदर तो कह दिया मैंने, ठीक है, ये नाउन आ गया एक बार। अब हम जैसे ही माई ब्रदर कहेंगे, ये जो नाउन है ये दोबारा आ जाएगा, यानी ये नाउन का रिपीटिशन हो जाएगा। तो रिपीटिशन करना नहीं है, रिपीट जैसे होगा, रिपीटिशन को रोकने के लिए ही हम इन दोनों को रिप्लेस कर दिए, किससे, पॉजेसिव प्रोनाउन से। माइन हो गया, माइन का मतलब माई ब्रदर लेना है, योर ब्रदर एंड माई ब्रदर आर वेरी इंटेलिजेंट, ये आपको यहाँ दिखाना होगा। ऐसे ही देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये है माई मेंटेलिटी, यानी मेरी मानसिकता, एंड हिज यानी हिज का मतलब क्या है, हिज का मतलब है हिज मेंटेलिटी, हिज मेंटेलिटी, ये हिज का मतलब, चूंकि हिज का दोनों रूप वही है, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। हिज का मतलब यहाँ पे ये प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है, यानी इसने किसको रिप्लेस किया है, हिज मेंटेलिटी को इसने रिप्लेस किया है, ठीक, इसको रिप्लेस किया है इसने पूरा। तो यहाँ पे देखिए ये नाउन की रिपीटिशन को रोक रहा है, क्योंकि ये नाउन पहले आ चुका है। तो आपने यहाँ जो हिज प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है, ये हमारा एक क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। अच्छा, ये वाला एग्जांपल दे करके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बहुत अच्छे से। तो आपको यहाँ पे अगर ध्यान से ये वाला रहेगा तो आप समझ जाएंगे। अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे हिज जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अगर पूछा जाए हिज कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये है प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। लेकिन अधिकतर लोग देखेंगे हिज को सीधे ध्यान ना दे करके क्या बताएंगे, सीधे ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव मान लेंगे, क्योंकि इसका एडजेक्टिव वाला रूप भी वही है। और ये दिखेगा, जैसे ही देखेंगे, जो लोग देखेंगे भाई कि जो ध्यान से देखेगा कि इसके बाद नाउन नहीं है, वो पहचान पाएगा कि भाई क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन और उसका दोनों रूप एक ही होता है। अब एक स्ट्रक्चर ये देखिए आप यहाँ पे, द फ्रेंड ऑफ योर्स, जब आप क्या करेंगे, देखिए जब आप प्रीपोजिशन आप के माध्यम से क्या करेंगे, यहाँ पे दो नाउन का रिलेशन बताएंगे। देखिए ये देखिए स्टूडेंट, तब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसके बाद अगर फ्रेंड लगाया, इसके बाद जो प्रोनाउन प्रयोग करेंगे आप, ये क्या मतलब ऑफ के बाद आप प्रोनाउन प्रयोग करेंगे। अच्छा, हम प्रोनाउन क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं कि भाई हमेशा क्या होता है, जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन हमेशा किसी नाउन के पहले आता है। हम जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे प्रीपोजिशन हमेशा किसी नाउन के पहले आता है, और उस नाउन का संबंध वाक्य में स्थित अन्य शब्दों से जोड़ता है, हम कह लें अन्य चीज़ों से जोड़ता है उसका संबंध। तो यहाँ प्रीपोजिशन है, आप देखिए, तो ऑफ के बाद आप एडजेक्टिव नहीं प्रयोग कर सकते थे, यहाँ ऑफ के बाद आप एडजेक्टिव नहीं प्रयोग कर सकते। तो आपको क्या प्रयोग करना होगा, आपको प्रयोग करना होगा, जो भी आप प्रोनाउन प्रयोग करने वाले हैं वो प्रोनाउन क्या करेंगे आप, उस प्रोनाउन का पॉजेसिव केस प्रयोग करेंगे आप। भाई प्रोनाउन यहाँ आप सब्जेक्टिव केस नहीं रख सकते, ठीक है, ऑफ के बाद आप रखेंगे तो एक इस, क्योंकि हम कह रहे हैं नाउन, देखिए आप प्रीपोजिशन के बाद नाउन रखना है आपको, हमने कहा प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन रहता है, तो नाउन को तो प्रोनाउन रिप्लेस कर सकता है। अच्छा, हम जहाँ बात करेंगे नाउन, उस जगह प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि नाउन का मतलब है किसी चीज़ का नाम, और नाम ना लेकर के अगर हम उसकी जगह कोई शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इस प्रीपोजिशन के बाद आपको प्रोनाउन प्रयोग करना है, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं प्रयोग कर सकते। अगर प्रोनाउन प्रयोग करना है तो आपको पॉजेसिव प्रोनाउन प्रयोग करना होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद है और इसका संबंध इससे दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आप सब्जेक्टिव केस देखिए, दरअसल इसका
इस वाले पे पोजीशन दर्शाया जा रहा है, यानी फ्रेंड, द फ्रेंड, यानी फ्रेंड, किसी एक फ्रेंड की बात हो रही है, किसके, इसके फ्रेंड्स में से, यानी योर का मतलब क्या है, योर फ्रेंड्स, इसका मतलब इसके कई फ्रेंड हैं, योर फ्रेंड्स है इसका मतलब, योर फ्रेंड्स, यानी तुम्हारे कई मित्रों में से वह मित्र क्या है, एक अच्छा सिंगर हम कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे योर फ्रेंड्स, देखिए ये नाउन दोबारा ना रिपीट हो जाए, इसलिए क्या लगा यहाँ योर्स, ये भी आप देख सकते हैं। जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ माइन, यानी इसके कई सारे स्टूडेंट, यानी माई स्टूडेंट्स, जिसका माइन का मतलब है माई स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स दोबारा ना रिपीट हो, ठीक है ना, यहाँ पे है पहले, यानी वह मतलब वे स्टूडेंट्स, यानी मेरे स्टूडेंटों में से वे स्टूडेंट, ठीक है ना, यानी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हज़ारों स्टूडेंट हैं, उसमें से हम सैकड़ों की बात कर रहे हैं कि भाई उसमें से हज़ारों में से 100 ठीक है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं डे बाय डे, यानी दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। तो भाई सब तो कर नहीं रहे, हम उनमें से कुछ को बोलना चाहते हैं, मान लो हैं बहुत सारे, उसमें से बहुत सारों को बोलना चाहते हैं, मतलब हज़ारों हैं उसमें से 100 को बोलना चाहते हैं, इसीलिए इसको क्या किया, देखो यहाँ डेफिनिट कर दिया गया, कुछ डेफिनिट की बात चल रही है, और माई का मतलब है माई स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स दोबारा ना, इसलिए यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने क्या बात की, निष्कर्ष हमारा निकला कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक नाउन, इन दोनों को एक साथ में रिप्लेस करता है ये, ठीक है ना। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है वो नाउन कहीं ना कहीं सेंटेंस में एक बार आ चुका होता है, सेंटेंस में आ चुका होता है या एक बार आने वाला होता है। जैसे हमने एक सेंटेंस देखा था जो बहुत ही डिफरेंट सेंटेंस था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आने वाला था, कंट्री बाद में आने वाली थी, तो कहीं कभी ऐसा स्ट्रक्चर मिल सकता है आपको। तो अगर बाद में आने वाला है, देखिए आप इनको ग्रामर के रूल आप पढ़ लेंगे तो आसानी से हर जगह पकड़ पाएंगे, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट की जो सब्जेक्ट बन सकता है वो नाउन या प्रोनाउन बन सकता है, उसके बाद ठीक वर्ब है, तो यहाँ में सब्जेक्ट चाहिए चाहिए, आप यहाँ एडजेक्टिव नहीं रख सकते, तो आप गलतियाँ हर जगह पकड़ लेंगे, ये आप ध्यान देंगे। तो हमने ये देख लिया, अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं, लेकिन ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आवश्यक हैं, इनको हम कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब स्पेशल रूल्स पढ़ने लगेंगे तब हम देखेंगे। अभी तो हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं वर्ड्स की डिफिनीशन देख रहे हैं। हमारे जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स जो हैं जो 8 प्रकार के हैं, वहाँ पे हम नाउन की बात कर चुके हैं, प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। प्रोनाउन में हम देख रहे हैं डिफरेंट प्रकार के प्रोनाउन देख रहे हैं, और ये प्रोनाउन किस प्रकार से इनको हम प्रोनाउन कह रहे हैं, किस प्रकार से ये नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा एक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मतलब होता है, रिफ्लेक्सिव एक वर्ब से बना हुआ जिसे कहते हैं रिफ्लेक्ट वर्ब। रिफ्लेक्ट मतलब होता है क्या, टर्न बैक। टर्न बैक मतलब प्रवर्तित होना। प्रवर्तित होना मतलब एक ऐसा ये प्रोनाउन होगा जो घूम करके जिसकी पहले बात की जा चुकी होगी उसी के बारे में बोलेगा। यानी आप कह लीजिए एक ऐसा नाउन, ठीक है ना, एक ऐसा, ये हालांकि ये नाउन के लिए प्रयोग नहीं होता, ये प्रोनाउन के लिए प्रयोग होता है। देखिए जो प्रोनाउन पहले सब्जेक्ट की जगह पे आ चुका होता है, अगर उसी प्रोनाउन को घूम करके कोई एक ऐसा शब्द हम सेंटेंस में प्रयोग कर दें, कोई एक ऐसा वर्ड प्रयोग कर दें जो घूम करके उसी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में बताने लगे, ठीक है, उसी के बारे में बताने लगे, तो ऐसा जो वर्ड आया, जैसे ये देखिए ये वर्ड जो है क्या कहलाएगा, एक नया वर्ड आया। ये वर्ड इसलिए आया कि ये घूम करके जो वर्ब का, जो वर्ब से जो प्रभाव निकल रहा है वो घूम करके इसी पे पड़े, इसी सब्जेक्ट पे, ठीक है ना, इसी सब्जेक्ट पे उस वर्ब का प्रभाव जो है जो पढ़ना चाहिए इस वर्ब के लिए। जैसे देखिए ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, अगर इस वर्ब के लिए वर्ब का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, यानी एक्शन जो है उस एक्शन का प्रभाव किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पड़ता है। और ऑब्जेक्ट जो है, अगर ऑब्जेक्ट वो ऐसा वर्ड हो जाए जो उस प्रभाव को घुमा करके सब्जेक्ट पे ही डाल दे, तो ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा वर्ड कहलाएगा क्योंकि इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी वर्ब का जो एक्शन का जो प्रभाव था वो क्या किया इसने, वो इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, प्रवर्तित कर दिया किस पे, सब्जेक्ट पे। तो ऐसा वर्ड क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, वर्ब का जो प्रभाव था, जो एक्शन का प्रभाव था वो रिफ्लेक्ट कर रहा है किस पे, सब्जेक्ट पे। तो ऐसा वर्ड क्या कहलाता है। तो हालांकि आप क्या मानेंगे इसे, ये किसके लिए आया है, ये इसी के लिए, कहीं ना कहीं इसी सब्जेक्ट के लिए आया है, और सब्जेक्ट के स्थान पे क्या, सब्जेक्ट के स्थान पे प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के लिए आया है, इसका मतलब प्रोनाउन, ये वाला पहला सब्जेक्ट वाला जो प्रोनाउन है वो किसके लिए आया है, किसी नाउन के लिए आया है। अगर ये नाउन के लिए आया है तो इनडायरेक्ट रूप में हम कह सकते हैं ये भी नाउन के लिए आ रहा है,
क्योंकि भाई आई नाउन के लिए आया हुआ है, तो माई सेल्फ जो है ये आई के लिए यानी प्रोनाउन के लिए ही आ रहा है, तो इनडायरेक्ट रूप में ये भी तो नाउन के लिए प्रयोग हुआ है। तो आप इसे भी क्या कहेंगे, इससे भी ये भी प्रोनाउन है, यानी कि ये भी प्रोनाउन है। और कैसा प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए ये क्या कह रहा है, द प्रोनाउन यानी वह प्रोनाउन बाई विच जिसके द्वारा द एक्शन यानी उस एक्शन डन बाई द सब्जेक्ट, जो देखो एक्शन को करता कौन है, इस एक्शन को करता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है। वर्ब में जो एक्शन दिखाई जाती है वो एक्शन करता कौन है, सब्जेक्ट। और उस एक्शन का प्रभाव पड़ता है किस पे, ऑब्जेक्ट पे। और अगर ये ऑब्जेक्ट जो बन रहा है ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है उस एक्शन को किस पे, सब्जेक्ट पे ही, तो ये क्या इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये ऐसा वर्ड हो गया, ये प्रोनाउन कहलाएगा कैसा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ वही बात हो रही क्या कि वह प्रोनाउन जिसके द्वारा एक्शन को क्या कर दिया जाता है, टर्न बैक कर दिया जाता है किसके ऊपर, मतलब एक्शन किसके, सब्जेक्ट द्वारा किए गए एक्शन को रिफ्लेक्ट कर दिया जाती है, वापस प्रवर्तित कर दिया जाता है अपॉन दी सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट उसी सब्जेक्ट के ऊपर। तो ऐसा वर्ड क्या कहलाएगा, ऐसा प्रोनाउन हम कह लें क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं आई हर्ट माई सेल्फ, अगर मैं कहूँ आई हर्ट, मैंने हाँ नुकसान पहुँचाया था या जो है हानि पहुँचाई थी, तो ये ऑब्जेक्ट मांग रहा है किसको पहुँचाई थी, तो भाई किसी को नहीं पहुँचाया था तो खुद को पहुँचाया था, तो माई सेल्फ इसने घूम करके बताया मैंने स्वयं को नुकसान पहुँचाया था। अच्छा यहाँ पे जोर देने की बात नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे हम आराम से कह रहे हैं मैंने स्वयं को नुकसान पहुँचाया था, ठीक है। यहाँ कोई दबाव इम्फेसाइज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन में बहुत ही कम अंतर है। आप उसमें उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन पे, आप उस सेंटेंस को कैसे पढ़ते हैं इस पे जाकर के अंतर करता है। हिंदी में, इंग्लिश में तो आपको भी दिखेगा थोड़ा सा अंतर, ये कहाँ, ये सबसे वाक्य के जाके लास्ट में प्रयोग हो रहा है। देखिए जो हमारा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये सेंटेंस के लास्ट में ज़्यादातर प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए वी और लगेगा किसके हिसाब से, आप ये जो यहाँ जो लगाने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो लगेगा जो सब्जेक्ट के स्थान पे जो प्रयोग हुआ है, जो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में, उसी के अनुसार चलेगा ये। जैसे आई का क्या होगा, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है। ऐसे वी का, वी शुड डू आवर वर्क, देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, ये है नाउन, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। वी शुड किसके अनुसार लगा, वी के अनुसार, वी शुड डू आवर वर्क आवर सेल्फ, यानी हमें अपना कार्य क्या स्वयं करना चाहिए। तो देखिए इसने घूम करके कहाँ बता दिया, वी को ही बता दिया, और वी के हिसाब से आवर सेल्फ हो गया, ये प्लूरल होता है इसलिए सेल्फ्स लगता है, यहाँ सेल्फ ना लग करके सेल्फ्स लगता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है, इसने जो एक्शन किया गया सब्जेक्ट के द्वारा उसको क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया किस पे, सब्जेक्ट पे। तो ये वर्ड क्या कहलाता है, ये हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस तरीके से आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को वापस सब्जेक्ट पे ही डाल देता है। ऐसा अगर कोई वर्ड प्रयोग हो रहा है कहीं पे, तो वास्तव में वो क्या है, सब्जेक्ट के लिए ही आया है, यानी प्रोनाउन के लिए आया है, और वो सब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ प्रोनाउन किसी नाउन के लिए आया हुआ है। तो आप इनडायरेक्ट रूप में इसे भी कह सकते हैं कि ये नाउन के स्थान पे ही प्रयोग हो रहा है, इसलिए क्या है ये है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसलिए इसे प्रोनाउन कहा जा रहा है। और कैसे प्रकार का प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमने इसीलिए इसके साथ में रखा है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक या इसे कहते हैं इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, क्या है, इम्फेसाइजिंग, ठीक है, इम्फेसाइज करना, वर्ब एक है इम्फेसाइज। इम्फेसाइज का मतलब होता है किसी पे दबाव डालना या जोर डालना। जब हम किसी चीज़ पे जोर डाल करके या दबाव डाल करके कोई चीज़ कहना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं, इम्फेसाइज करते हैं, इंग्लिश में इम्फेसाइज करना उसे कहते हैं। तो आप इसकी मीनिंग जानते हैं, इसे आप इम्फेटिक प्रोनाउन कह सकते हैं या इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कह सकते हैं। तो द प्रोनाउन यानी वह प्रोनाउन जो उपयोग किया जाता है इम्फेसाइज करने, किसी चीज़ पे इम्फेसाइज करने के लिए, वो क्या कहलाता है, इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। तो इम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, इसे आप कह सकते हैं दबाव सूचक सर्वनाम, इस नाम से जान सकते हैं। यानी ये क्या करेगा, ये दबाव डालेगा किस पे, देखिए सब्जेक्ट पर ही, यानी सब्जेक्ट पर ही दबाव डाल करके, यानी वास्तव में ये क्या करेगा, सब्जेक्ट पर ही दबाव डालने वाला है। देखिए जैसे आई माई सेल्फ एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मिस फॉर्च्यून। अब देखिए यहाँ पे ये लगा हमारा जो सब्जेक्ट पे आया हुआ प्रोनाउन है,
जो इम्फैटिक प्रोनाउन लगने वाला उसी के अनुसार चलने वाला। जैसे आई के हिसाब से माई सेल्फ चला। देखिए देखने में बिल्कुल अंतर नहीं लग भाई, अंतर है ही नहीं कि इम्फैटिक प्रोनाउन और हमारा इसके पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखने में कुछ अंतर नहीं है, वही प्रोनाउन है, वही प्रयोग होंगे। कैसे? इम्फैटिक प्रोनाउन में भी उसका स्ट्रक्चर है वही है, उसमें भी वही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके प्रयोग में अंतर है। यहाँ अब इस सेंटेंस को हम दबाव पर डाल करके पढ़ेंगे। वहाँ हम आराम से पढ़ रहे थे कि भाई वहाँ दबाव नहीं डालना है। जैसे दबाव कैसे डालेंगे? मैं स्वयं ही, मैं ऐसे पढ़ूंगा, मैं स्वयं, अगर मैं के बाद स्वयं पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना। मैं कह रहा था मैं खुद को नुकसान पहुंचाता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा जोर डाल के पढ़ेंगे, इसलिए स्ट्रक्चर में देखेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर से आप पहचान सकते हैं कि इम्फैटिक है कि नहीं। आप तुरंत जैसे ही प्रोनाउन प्रयोग करेंगे उसके अनुसार तुरंत ही यहाँ पे अगर इम्फेसाइज करना है तो तुरंत रिफ्लेक्सिव वाला जो रूप है वो तुरंत रख देंगे। तब आपको ये पता चलेगा कि ये वाला जो प्रोनाउन है ये इम्फैटिक प्रोनाउन है, ये दबाव डालने के लिए लाया गया है किस पे? सब्जेक्ट पे। तो आई माई सेल्फ यानी कि हम ऐसे पढ़ सकते हैं, मैं स्वयं ही, कह लीजिए आप, मैं स्वयं ही तभी लगेगा कि हम दबाव डाल रहे हैं। मैं स्वयं ही क्या हूँ? रिस्पॉन्सिबल हूँ किसके? मेरे दुर्भाग्य के लिए। अब देखिए ये एक नाउन है, इसके पहले एक पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए हमें, और किसके अनुसार? जो सब्जेक्ट आया है उसी के अनुसार। यानी मैं मेरे दुर्भाग्य के लिए स्वयं ही जिम्मेदार हूँ या उत्तरदायी हूँ, ये आप कह सकते हैं। देखिए वी के बाद आवर सेल्फ लग गया तुरंत। देखिए वी के बाद आवर सेल्फ यानी कि बी आवर सेल्फ यानी हम स्वयं ही क्या हैं? मेकर्स हैं, यानी बनाने वाले हैं, निर्माता हैं किसके? आवर फॉर्च्यून। देखिए फॉर्च्यून मतलब भाग्य समझ लीजिए। भाग्य क्या है? ये भाग्य है या किस्मत? भाग्य या किस्मत किसकी? इसके पहले ये नाउन है तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। तो यानी हमारे भाग्य के निर्माता हम स्वयं ही हैं, ऐसे हम पढ़ेंगे दबाव डाल के। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ये राज विल डू इट, यानी राज यह करेगा, राज यह करेगा फॉर माई सेल्फ यानी मेरे लिए, राज यह करेगा मेरे लिए, एंड माई सिस्टर यानी मेरे लिए और मेरी सिस्टर के लिए करेगा। राज विल डू इट फॉर माई सेल्फ यानी राज डू इट फॉर माई सेल्फ एंड माई सिस्टर यानी राज जो है यह मेरे लिए करेगा और मेरे सिस्टर के लिए करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है? ये है एक प्रोनाउन माई सेल्फ जो राज के हिसाब से नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है? राज के लिए, भाई मेरे लिए करेगा क्या है ये? हम अगर राज पे ही दबाव डालना चाहते हैं तो क्या डालेंगे? राज का ही हो गया। तो हिमसेल्फ हम रखेंगे, क्या रखेंगे? हम कहना चाहते हैं राज यह करेगा स्वयं के लिए और अपनी सिस्टर के लिए। तो यहाँ हमें क्या रखना पड़ेगा? हिमसेल्फ रखना पड़ेगा। राज विल डू इट फॉर हिमसेल्फ एंड माई सिस्टर यानी मेरी सिस्टर के लिए। ये तो ठीक है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसके लिए कह सकते हैं आप, ठीक है ना, तो वो अपनी सिस्टर के लिए कहेगा, माई सिस्टर के लिए मतलब मेरी सिस्टर के लिए करेगा और स्वयं के लिए करेगा ये चीज़। तो यहाँ आप हिमसेल्फ रखेंगे, जो यहाँ सब्जेक्ट बनाओ सब्जेक्ट के अनुसार ही आप प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो हमने इस तरीके से इम्फैटिक प्रोनाउन देख लिया। इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारे सिर्फ इतना अंतर है कि भाई इसका प्रयोग यहाँ होगा, देखिए एकदम लास्ट में सेंटेंस, यानी कि आप ये कह लीजिए लास्ट में हो या ना हो, लेकिन क्या होगा? इस सब्जेक्ट के बाद जो है प्रयोग नहीं होगा उसका। अगर इसके बाद प्रयोग होता है तुरंत तो वो क्या हो जाएगा? इम्फैटिक प्रोनाउन। तो हमने ये देख लिए 3 प्रकार के हमारे अभी तक प्रोनाउन हो गए, जो हमने देख लिए 3 प्रकार के प्रोनाउन। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे अपना अगला प्रोनाउन जो हमारा वो पढ़ेंगे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आज यहीं तक रखते हैं।